सी जिंदगी के अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में जैसे कि 2014 में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 4780 मेगावाट थी, जो कि 2024 में वो बढ़ के 8180 मेगावाट हो गई है। 10 साल में हमने डबल कर दिया है। इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। इट इज़ नॉट ए वन नाइट अफेयर। पानी का कम से कम यूज़ हो, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। यूकेलिप्टस जो है वो वातावरण को हमारे ख़राब कर रहा है, क्योंकि यूकेलिप्टस हमारे यहाँ का नेटिव पौधा नहीं है। यूकेलिप्टस जड़ों से जाके और ज़मीन का पानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोख लेता है। लेकिन हम पीपल के पौधे नहीं लगा रहे हैं आजकल। नीम का पौधा पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, लेकिन हम नीम के पौधे नहीं लगा रहे हैं। कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। लेकिन एको अहम द्वितीय नास्ति यहाँ नहीं चलता है। यहाँ हम सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो सही हो सकती है, हाँ, लेकिन इंसान के लिए, हम जैसे लेसर मॉर्टल्स के लिए वो सही नहीं है। हमें तो सबको एक साथ मिल के काम करना है। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अब हमारे साथ खास शख्सियत अमिताभ रंजन जी मौजूद हैं, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में रजिस्ट्रार हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो मौसम बदल रहे हैं, जो क्लाइमेट में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, उनको कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और पर्यावरण से आने वाली पीढ़ियों को हम क्या संरक्षित करके दें जिससे उनको भविष्य में दिक्कतें ना हो। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टाइम नेशन पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी लोगों से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आज मौसम तेज़ी से बदल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड में हो रही, पूरे वर्ल्ड की समस्या। अब देखिए, अब दुबई में जैसे शहर में जहाँ कभी बारिश, वहाँ बर्फबारी इस बार हुई। तो ये जो वातावरण में बदलाव हो रहा है, इसको हम लोग कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, इससे आने वाली पीढ़ियों को ये ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपने दुबई का बहुत सटीक उदाहरण दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारी वातावरण में बदलाव के उदाहरण मिल रहे हैं। जैसे कि अभी गुलमर्ग में 22 फरवरी से खेलो इंडिया कार्यक्रम होने वाला था, जो कि बर्फ़ की कमी की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा और वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। उत्तराखंड में जो वाइल्ड लाइफ फायर था, जो जंगलों में आग लग गई थी, भीषण आग, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज का, पर्यावरण चेंज का। ऐसे ही जो सुनामी आ रहे हैं, जो अभी डाना सुनामी आया था, या अफलन आया था, या जो ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे यहाँ उड़ीसा में, बंगाल में और तमिलनाडु, पौंडीचेरी में, ये सभी एग्जाम्पल हैं वातावरण चेंज के। और ये वातावरण चेंज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को, हमारे ह्यूमन कैपिटल को, हमारे पूरी इकोलॉजी को और पूरी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। इट इज़ नॉट ए वन नाइट अफेयर। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। इसके लिए जैसे क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस एक कंसेप्ट है, तो क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस के तरफदारी में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। जैसे कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनानी होगी, जिससे कि पानी का कम से कम यूज़ हो, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, या फिर उसके बाद जो आपका सॉइल कंजर्वेशन रहे, सॉइल में मॉइस्चर रिटेन रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हमें पानी को संरक्षित करने में सहायता करे। हमें इस तरीके के प्लांटेशन भी करने होंगे जो इस फॉरेस्ट्री में। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा यूकेलिप्टस का चलन बढ़ रहा है। यूकेलिप्टस जो है वो वातावरण को हमारे ख़राब कर रहा है, क्योंकि यूकेलिप्टस हमारे यहाँ का नेटिव पौधा नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, जो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। जैसे बहुत ज़माने पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जलकुंभी का प्रकोप हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया था। हमारे सारे तालाब, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जलकुंभी से बिल्कुल आच्छादित थे, भर जाते थे। और BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो बायोडाइवर्सिटी जो वाटर बॉडीज़ के अंदर है, मछलियाँ मर रही थी, सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि वो जलकुंभी अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। वो हमारे यहाँ का नेटिव पौधा नहीं था। किसी भी वातावरण में कोई नेटिव होता है तो उसका प्रीडेटर होता है, जो कि उसको ख़त्म करता है, तो वातावरण का बैलेंस बना रहता है। लेकिन जलकुंभी का कोई प्रीडेटर नहीं था, कोई उसका भक्षक नहीं था, तो इसलिए जलकुंभी इस तरीके से पनपी और पूरा हमारी वाटर बॉडीज़ को चोक कर दिया था उसने। इसी तरीके से यूकेलिप्टस कर रहा है। यूकेलिप्टस जो है जगह जगह लगाया जा रहा है, इसलिए कि वो 2-3 सालों में बड़ा हो जाता है, पौधा बन जाता है। और जो कागज़ की फैक्ट्रियां हैं उसमें डिमांड है, उसकी वजह से फैक्ट्रीज प्रमोट कर रही हैं इसको। लेकिन यूकेलिप्टस जड़ों से जाके और ज़मीन का पानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोख लेता है। तो जहाँ भी यूकेलिप्टस लगाया जा रहा है
वहाँ वाटर की कमी हो जा रही है। दलदल जैसे क्षेत्र हैं, बहुत जगह जहाँ पे मॉइस्चर सॉइल में है, वहाँ के लिए तो यूकेलिप्टस ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो ड्राई एरियाज़ हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ भी यूकेलिप्टस लगाए जा रहे हैं। जंगल के जंगल यूकेलिप्टस के भरे हुए हैं, इसलिए कि बहुत तेज़ी से वो पौधा बढ़ जाता है, 2-3 सालों में ही पेड़ बन जाता है और कागज़ की फैक्ट्रियों में, पेपर फैक्ट्रीज में उसका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हमें जो इस तरीके से प्लांटेशन है, तो हमें अपने जो पुराने हमारे जो पौधे हैं, जैसे पीपल हुआ, नीम हुआ, पीपल का पौधा फेमस है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन हम पीपल के पौधे नहीं लगा रहे हैं आजकल। नीम का पौधा पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, लेकिन हम नीम के पौधे नहीं लगा रहे हैं, बरगद के पौधे नहीं लगा रहे हैं और उसकी जगह यूकेलिप्टस के पौधे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब यूकेलिप्टस का मान लीजिए कि ऑक्सीजन क्या देता है, या सोलर एनर्जी को जो लेता है, या गर्मी को कैसे कम किया जाता है, पेड़ों की छाया से। जो पत्ते होते हैं, यूकेलिप्टस में पत्ता ही नहीं होता, यूकेलिप्टस तो तना है। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि पीपल का पेड़ है या यूकेलिप्टस का पेड़ है, तो ज़्यादा हमें वातावरण को सहारा कौन देगा? पीपल का पौधा देगा, यूकेलिप्टस का दे ही नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भारत जो है तीसरे नंबर पे है, चाइना और यूएसए के बाद से। और हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में परसेंटेज जो है 7.8% है, जो बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसमें, मीथेन आता है। तो इसमें हमें कार्बन कंटेंट को कम करना होगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोल बेस्ड है, कोल है, पेट्रोलियम है, उनका यूज़ है हमारे यहाँ। कोल पे अभी भी हमारी इकनॉमी 60% से ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम एकाएक तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमें धीरे धीरे नेचुरल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ग्रेजुअली। हम एक ही दिन में पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना है और हमें देखना है कि हमारा वातावरण भी सहारा रहे। इस पर एक बहुत बड़ा शेर है, बहुत अच्छा, मैं आपके साथ पेश करना चाहूँगा कि मुख्तसर सी ज़िंदगी के अजीब से अफसाने हैं, मुख्तसर सी ज़िंदगी के अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो हमें तीर भी चलाना है, मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना भी है और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बचाना है अपनी। तो इसलिए हमें दोनों का, जो हमारा थर्मल पावर है और प्लस नेचुरल पावर है, ग्रीन एनर्जी है, दोनों को कम्बिनेशन बना के चलना होगा। और हमारा भारत जो है इस मामले में बहुत लकी है, क्योंकि ये सोलर पावर यहाँ पे बहुत अवेलेबल है भारत में। हमारे यहाँ सूर्य बहुत देर तक चमकता है, हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, तो सनलाइट हमारे यहाँ बहुत है, तो सोलर एनर्जी में डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन उसमें बॉटल नेक्स हैं अभी। बॉटल नेक्स कहने का मतलब ये है कि जैसे सोलर एनर्जी का परसेंटेज, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे यहाँ 20% के आसपास हो गई है, लेकिन सोलर एनर्जी का जनरेशन जो है 7% ही है। तो इसलिए उसका, क्योंकि उसमें ये डिपेंड करता है मौसम पे, कभी क्लाउडी वेदर हो जाता है, कभी बारिश होने लगती है, तो ये इंटरमिटेंट है। लेकिन फिर भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी सोलर एनर्जी की आज की डेट में 102.33 गीगावाट हो गई है, जो कि बहुत अच्छी है। दूसरा, विंड एनर्जी। हमारे पास कोस्ट लाइन जो है इतना बड़ा है, 11,098 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है हमारे यहाँ, जो कि विंडी है। यहाँ पे विंड एनर्जी बहुत अवेलेबल है, जैसे कि कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु का मुपंडल विंड पार्क है, या गुजरात में विंड पार्क सब डेवलप हो रहे हैं, राजस्थान में डेवलप हो रहे हैं। तो विंड एनर्जी की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज की डेट में विंड एनर्जी की भी हमारे पास 48.57 गीगावाट्स है, तो जो भी बहुत अच्छी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हमारे यहाँ 52 गीगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें डेवलप करना है, जिनके लिए हमें प्रयास करने हैं, नई टेक्नोलॉजी लानी है, जिससे कि सोलर पावर को हम स्टोरेज कर सकें, बैटरी स्टोरेज कर सकें, एनर्जी स्टोर कर सकें, विंड पावर को स्टोर कर सकें। इसके अलावा जैसे कि आप जब आगे जाएंगे तो ये जो सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें इंटरमिटेंट हैं, तो उसको अगर हमें प्लग करना है इस लूप होल को, तो हमें एक और एनर्जी की तरफ जाना होगा, जिसमें भारत जो है साइलेंट रिवोल्यूशन कर रहा है। वो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में जैसे कि 2014 में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 4,780 मेगावाट थी, जो कि 2024 में वो बढ़ के 8,180 मेगावाट हो गई है। 10 साल में हमने डबल कर दिया है। और हमारा लक्ष्य जो है कि 2031 तक जो विंड एनर्जी का लक्ष्य है हमारा, वो इसको डबल करने का है। मतलब कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, हाँ, 22.45 गीगावाट्स
22.45 गीगावाट्स करने का लक्ष्य है। और 2047 में जबकि भारत एक विकसित देश बनने की कल्पना कर रहा है, तो उस समय हमारा लक्ष्य है न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाने का 100 गीगावाट, 100 गीगावाट। और अभी इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट भी किया है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का, जो 20,000 करोड़ रुपए का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, जिसमें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने की परिकल्पना है। कि जो बहुत बड़े बड़े मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। एक बड़ा मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने में $35 बिलियन का खर्च है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे उसके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, इफ़ेक्ट भी हैं, कि कभी अगर चेरनोबिल जैसी दुर्घटना हो जाए या ये हो जाए, तो इसलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का कंसेप्ट जो है नीति आयोग ने भी दिया है। और 2033 तक कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने का लक्ष्य है हमारे इस बजट में, जो कि 20,000 करोड़ के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन, भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी अनाउंसमेंट किया है, जो कि हमारा लक्ष्य है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एवरी ईयर प्रोड्यूस करने का 2030 तक हमारा लक्ष्य है। और इसमें जैसे कि साइटेक है, स्ट्रेटजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, तो इसके लिए भी 17,000 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम बनाई गई है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए तो टोटल 19,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि अलॉट की गई है कि 5 सालों में इसका होगा 2030 तक। तो इस तरीके से हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए हमारे पास कोल का भंडार है और अगले 20-30 साल तक कोल इज़ गोइंग टू बी आवर बैकबोन ऑफ एनर्जी। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये कल्प्रिट्स नहीं हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं वो कल्प्रिट हैं। तो हमें इन सारी तकनीकियों को लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, जिससे जैसे कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी CCUS, जिससे कि कार्बन को एनवायरनमेंट में ट्रैप कर लिया जाता है और उसका तरह तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजी है कि फ्लाई ऐश को ट्रैप करके, और उसके आजकल ब्रिक्स बन रहे हैं जो कि इंडस्ट्री सब अपार्टमेंट्स में लग रहे हैं, बिल्डिंग्स में लग रहे हैं। तो यस, वेट भी हल्का है उसका, तो CCUS टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है कि कार्बन को कैप्चर करके और उसको ज़मीन में बिल्कुल अंदर भेज देना कि वो ट्रैप नहीं कर पाए, रॉक्स में ट्रैप हो जाए। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि मैं IIT ISM धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बीटेक हूं। तो जैसे कि पेट्रोलियम में बात होती है एनहांस्ड ऑयल रिकवरी की, EOR की, तो उसमें वाटर का इंजेक्शन किया जाता है। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी पे चर्चा चल रही है कि क्या हम वाटर की जगह कार्बन ट्रैप करें और कार्बन को इंजेक्ट कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके प्रेशर से ऑयल का ये लिया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए उसके प्रेशर से, कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड को भेजा जाए और उसके प्रेशर से ऑयल बाहर निकल के आएगा। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ पे काम चल रहा है। तो हमें साइमल्टेनियसली हमें अपनी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को डेवलप करना है, लेकिन साथ में हमें हमारा जो ट्रेडिशनल है कोल वगैरह उन सब में भी रिफाइन करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम हो। अब जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें मिथेन भी है, तो मिथेन बहुत डेंजरस गैस है। इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स मिथेन इज़ 80 टाइम्स मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हमारी जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, जैसे कि पैडी फील्ड्स को फ्लड करना, धान के खेतों को हम पूरा फ्लड कर देते हैं, और वो धान के खेतों के लिए सहायक नहीं है, वो सिर्फ सहायक है डीवीडिंग के लिए, मतलब कि उस पर घास पात ना उगे, वो ना उगे, इसके लिए उतना पानी हम डालते हैं धान के पौधों में। और उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये मिथेन जनरेट करता है, जो कि बहुत डेंजरस है। तो क्या हम ऐसी टेक्निक्स ढूंढ सकते हैं कि जिससे कि फ्लडिंग नहीं हम करें, और सीवीड्स वगैरह, जो वीड्स वगैरह हैं, ग्रास वीड्स हैं, ये जो धान के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से हटा सकें विदाउट फ्लडिंग। तो ये हमें किसानों को समझाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि भाई इतनी ज़्यादा जो, एक तो पानी का नुकसान होता है उससे, दूसरा वो मिथेन को प्रोडक्शन करता है, तो दोनों तरीके से वो डेंजरस है। तो ये सारे तरीके हैं क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस में। आपका जो ये कंसेप्ट है कि शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, फाइंडिंग टेक्निक्स to remove carbon from the environment, climate smart agriculture, climate smart plantation, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीम बिल्डिंग और सबको एक साथ चलना, साथ लेके काम करना। जैसे कि एक श्लोक में कहना चाहूँगा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति,
लेकिन एको अहम द्वितीय नास्ति यहाँ नहीं चलता है। यहाँ हम सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो सही हो सकती है, हाँ, लेकिन इंसान के लिए, हम जैसे लेसर मॉडल्स के लिए वो सही नहीं है। हमें तो सबको एक साथ मिल के काम करना है। तो इसलिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, पानी का कर रहे हैं, सॉइल का कर रहे हैं, एनर्जी का कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। वी आर ओनली द कस्टूडियंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस रिसोर्सेज। ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारे अगली पीढ़ियों के लिए है। अगर सारा हम ही एक्सप्लॉयट कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, सब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर देंगे, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, अगली पीढ़ियाँ क्या करेंगी? तो ये हमें सोचना होगा, हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ अमिताभ रंजन जी, जो रजिस्ट्रार इंडियन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के हैं। इन्होंने कितने ही खूबसूरती के साथ बताया कि जो इन्वायरमेंट है इसको बचाने के लिए किसी एक के प्रयास से, एक की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। जब सब लोग मिलकर इस पर सोचेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, तभी इसको हम बचा के संरक्षित करेंगे और ये हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, क्योंकि पीढ़ियों के लिए भी हमें संरक्षित करना होगा।